बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब, रिपोर्टर हैं एबीएन न्यूज़ के लिए, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशार राजा साहब, 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आज समाअत की। काजी साहब होते तो वो तो 2 दिन में मसला हल कर देते। ताहियात नहली का मसला आपको याद होगा कि 2 दिन के अंदर अंदर काजी साहब ने ये जा वो जा इश्तिहार दिया, मसला हल किया, अगला इलेक्शन लड़ के वो गया। लेकिन जहाँ पर आम पाकिस्तानी का मसला है, जिनका कसूर सिर्फ ये है कि वो उस इलाके में उस वक़्त शायद पाए गए थे। कानून ने अभी साबित करना है कि आया उन्होंने कानून की वायलेशन की है या नहीं। अब इंसाफ के कटहरे से उन्हें गुजर के आगे जाना है। लेकिन 1 साल होने को है, क्यों नहीं दाद रसी की जा रही, कोर्ट्स क्यों नहीं सुन रही उनके मुकदमात, और इधर आके सरेंडर क्यों कर जाती है सुप्रीम कोर्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ये आप कह रहे थे कि ये क्यों नहीं सुन रही, सरेंडर क्यों ये कर जाती है कोर्ट अदालत यहाँ पर आकर, तो मुझे याद आ गया। मैं इससे हंस रहा था। 24 अप्रैल को इसकी समाअत हुई थी लास्ट जी। और उस वक़्त कहा गया था जी कि लार्जर बेंच का मामला खैर जस्टिस तारक मसूद इस केस की समाअत कर रहे थे। तो यहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा बन रहा है ना। हाँ, तो कोर्ट सरेंडर तो नहीं करे, कोर्ट तो काम करवा रही है ना। देखें ना, दफन कर रही है। हाँ, दफन नहीं, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करवा रही है ना जी। तो वही ना, आप दफन कर सरेंडर रही है। वाला लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। अच्छा। मकबरा बना रही है ना, वो काम तो जारी सारी है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि किस तरह जारी सारी है, तरीका इसको मैं अभी एलबोरेट करूँगा। जी प्लीज़। आज फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिन्हें मैं हमेशा कहता होता हूँ बेरंग नहीं, बेरंग बेबू बेजायका से बात अब आगे चली गई है। दस्तखती जज है ये, दस्तखती जज। उनकी सरबराही में एक बेंच 7 रुकनी बना है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस रिजवी, जस्टिस इरफान सादत, ये भी दस्तखती जज है। ये भी हाँ, रोबोटिक काम हो रहा है। हाँ, रोबोटिक काम हो रहा है। उनके साथ जस्टिस शाहिद बलाल है, जो आज वो खामोश रहे। जस्टिस शाहिद बलाल और से अभी एलोवेट होकर आए सुप्रीम कोर्ट, और उन्हें एक माह भी वो नहीं हुआ। जैसे जमाल बंदोखेल ने आज क्या खूबसूरत बातें की। अच्छा। और वो बातें भी डिस्कस करेंगे। जरूर जरूर। उसके साथ जस्टिस शाहिद ने एक अहम नुकता उठाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से, अच्छा। वो है। और फिर उनके साथ जस्टिस इरफान सादत, जो कराची वाले हैं, जो अभी वो हमेशा आखिर में सवाल करते हैं, लेकिन वो सवाल बिल्कुल उसका ना कोई सर होता है ना पैर पाँव होता है, पैर होता है। वो एक अजीब और गरीब किस्म का सवाल है। बहरहाल, जब यहाँ पर एक हफीजुल्लाह नियाज़ी आज बड़ी जज्बाती तकरीर की। उनका बेटा है, उनका बेटा है 11 माह से। उन्होंने कहा कि मेरा 11 माह से बेटा जो है वो फौज की कस्टडी में है और मुझे उनसे मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ज़मानत की एक दरख्वास्त भी दायर की। तो उन्होंने एक वहाँ पर आज कहा जी कि मैं अदालत की इजाज़त से, अगर अदालत इजाज़त दे तो मौलाना आज़ाद ने एक बड़ी लंबी उस पर किताब लिखी है, लेकिन मैं एक जो है ना वो कोट करूँगा, उनका जुमला, एक जुमला कोट करूँगा कि सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी मैदान जंग में होती है या इंसाफ के ऐवानों में होती है। ये उन्होंने बात की आज। और जब उस पर एक शेर भी पढ़ा हबीब जालब का कि मलकात क्या है हजूर, वो तो एक जो फिर वो रोना रोया जाता है, वो शेर पढ़ा। तो जैसे जमाल बंदोखेल ने कहा, हमें शेर और शायरी तो नहीं आती, लेकिन हम इस केस को लेकर आगे चलते हैं। जिस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि केस आगे तो चलने दें, फिर देखते हैं। इतनी देर में लतीफ़ खोसा साहब उठे। उन्होंने जो बात की कि उन्होंने कहा कि एक आज चीज़ अदालत के सामने एक नई चीज़ सामने आई आज। वो नई चीज़ ये थी हजूर के अदालत को बताया गया कि 7 लोग जिनके जो फौज की कस्टडी में, टोटल तो 85 लोग हैं तो हज़ारों की तादाद में, लेकिन जो रिकॉर्ड पे है वो 85 है। जो अटॉर्नी जनरल माना गया 102 लोग थे, 105 लोग थे, 20 को छोड़ दिया गया था ईद से पहले, और बाकी बचे 85 लोग। तो ये बात आज सामने आई अदालत के सामने कि 7 जो लोग हैं उनके लवाकिन जब उनसे मिलने के लिए गए तो उनके चेहरों पर जो है, जो लोग फौज की कस्टडी में, उनके चेहरों पर कपड़ा डाला हुआ था और उन्हें बेड़ियाँ पाँव और हाथों में डालकर उनके सामने लाया गया, जिस पर अदालत ने बड़ी हैरत का इज़हार किया। और जब ये बात लतीफ़ खोसा कर रहे थे तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को अदालत ने जब बुलाया तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की आंखें भी खुली की खुली रह गई वहाँ पे कि ये हो क्या रहा है।
पर अदालत ने उन्हें कहा जी कि आप जो है वो इस मामले को देखें, और आप तो कह रहे हैं कि वहाँ पर मामला सारे ठीक है, जहाँ पर तो हमारे सामने कुछ और नई चीज़ें आ गई हैं। जो इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने एक दरख्वास्त दायर की लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो बेंच ने बताया जी कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग की सहूलत सिर्फ और सिर्फ कमरा नंबर 1 में होती है, जहाँ फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए थे। जब उनसे पूछा गया था कि आपका मखसूस नशिस्तों वाले हवाले से, तो उन्होंने ये बात की थी कि उन्होंने कहा था मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो आज राय तफन्नन, तो अदालत ने पूछा था कि नहीं आपके वो घर वाले, तो उन्होंने कहा था नहीं घर वाले आजकल मैं बाहर किए हुए, मैं बेगम कोर्ट जो है ना, मैं उससे जो है ना वो डरता नहीं हूँ। डरना भी पड़ता है लेकिन डरता भी नहीं। ये फैसल सिद्दीकी साहब के ऑन द रिकॉर्ड बेगम कोर्ट उन्होंने कहा था। वैसे वो मैं आपको एक जोक सुनाऊं इस पर। वो कहते हैं कि फैसला हो रहा था कि कौन सा शोहर जो है ना अपनी बीवी से डरता है और कौन नहीं डरता। 2 झंडे लगा दिए गए ग्राउंड में, एक सुर्ख और एक सब्ज। सारी दुनिया के शोहर जो है ना वो सुर्ख के नीचे खड़े थे, ये बीवी से डरते हैं, बेगम से डरते हैं। दूसरी साइड पे ग्रीन झंडा था जिसके नीचे सिर्फ एक शख्स खड़ा था, और बड़े रश्क से सुर्ख झंडे वाले उस ग्रीन झंडे वाले को देख रहे थे कि कितना बाहिम्मत आदमी है जो अपनी बेगम से नहीं डरता। तो जब तशवीश बढ़ती रही, तजस्सुस बढ़ता गया, तो एक शख्स ने जाके पूछा यार हम सब तो बेगम से डरते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? तो उसने आगे से कहा मुझे अभी तक उन्होंने बताया नहीं है कि मैंने किस झंडे के नीचे जाके खड़ा होना है। तो फैसला आपको पता है बेगम कोर्ट में यही होता है। बेगम कोर्ट। तो फैसल सिद्दीकी साहब आपको पता है बड़े मज़ाहिया है, बड़े लतीफ किस्म के पराए में वो बात कर देते हैं फैसल मज़ाहिया साहब। उन्होंने कहा था फैसल सिद्दीकी साहब, सॉरी मज़ाहिया साहब नहीं, मज़ाहिया अंदाज में लतीफ पराए में वो कहते हैं जनाब के ज़ाहिर जी के बेगम जब वो अदालत लगी हो बेगम की तो फिर डरना ही पड़ता है। ये बात उन्होंने की। बहरहाल ये है कि आज वो बीच में से ये एक बात निकल आई वो उसके वाले से, तो जब ये बात वहाँ पर हुई तो जैसे जमाल बंदूखेल ने शुदाए फाउंडेशन भी फ्री किया, पता है आपको? जी जी बिल्कुल। पहले बात कर रहे हम जस्टिस शाहिद वहीद जो अहम नुकता उठाया, शाहिद वहीद साहब की तरफ आते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद काफी सारे नुकात हैं जिन पर जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने जो सबसे अहम नुकता उठाया, आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब एक्ट का फैसला आया था केस का, तो जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तिलाफी नोट लिखा था। उसकी उस वक्त भी ये आवाज उठा रहे थे कि अगर ये सारा मामला होता तो फिर अपील का जो है ना वो कहाँ जाएगी, जस्टिस आयशा मतलब कोर्ट के अंदर जाती रही, अपील का फोरम कौन सा होगा। पहले तो इस अदालत को ये बताया जाए कि ये जो है ये इंट्रा कोर्ट ये पूरी अपील का मामला है या नजरसानी के हवाले से मामला है, रिव्यू है। अगर इसको रिव्यू का करीब तरीन मामला है तो हमें वो बताएं, या ये अपील का मामला है तो हमें बताएं कि किस फोरम के तहत ये अपील का मामला बना है, क्योंकि केस तो पहले सुन चुके हैं। सही। लेकिन इस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा जी कि यह अदालत फैसला करेगी। बहरहाल हामिद खान ने इस मौका पर लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से जब फ्रीक बनने की बात की तो अदालत ने इस पर भी तजब्जब का इजहार किया कि ये कैसे फ्रीक, आपको कैसे इजाज़त दी जाए। तो पाकिस्तान में हमेशा ऐसा होता है और ऐसी प्रैक्टिस होती रही है कि जो मुल्क भर की जो बार एसोसिएशन है जब किसी आम आइनी नुक्ते की तशरीह करनी हो तो वो माहौल बनती है। ये 21वीं आइनी तरमीम में रावलपिंडी बार एसोसिएशन ने वो फ्रीक बनी थी जब फौजी अदालतों का मामला आया था, तो जस्टिस फाजिल ईसा साहब ने फौजी अदालतों के हवाले से बड़ा आम लैंडमार्क जजमेंट दी हुई थी कि ये फौजी अदालतें नहीं होनी चाहिए, आइन के खिलाफ है ये बात, उन्होंने उसमें वो फ्रीक बनी थी। बहरहाल उन्होंने कहा जी अहमद खान ने कि मैं लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से फ्रीक बनना चाहता हूँ, तो इस पर बहस होती रही, तो अदालत ने उन्हें फिर 5-2 की निस्बत तनासब से इजाज़त दे दी उन्हें। लेकिन यहाँ पर पेशावर खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा था उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। उस दरख्वास्त की वापसी की वजह से उनकी आइनी दरख्वास्त को निपटा दी गई है कि उन्होंने वापस ले ली है। लेकिन यहाँ पर शुदाए फाउंडेशन भी फर्क है। अच्छा। और बड़ा दिलचस्प आज मुकालमा हुआ शुदाए फाउंडेशन के वकील से जस्टिस जमाल बंदूखेल का। जी जस्टिस जमाल बंदूखेल ने पूछा जी कि उन्होंने कहा कि मैं रात को केस की तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था केस, तो उसमें ये लिखा हुआ है जी कि लाहौर नहीं ये लिखा हुआ है कि जिना हाउस पर भी हमला किया गया। उन्होंने कहा कि ये देखना ये है हमने कि जिना हाउस जो जिसका जिक्र किया गया, क्या मोहम्मद अली जिना उसमें उन्होंने बसेरा भी किया या नहीं किया है, सही ये तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीर की किताब का अगर आप इजाजत दें तो प्लीज मैं ज़ाहिर उन्होंने किताब लिखी हुई है ना, ये खामोशी कहाँ तक, नैब के चेयरमैन जो रहे, हाँ नैब के जो चेयरमैन रहे, वो पेज नंबर 300+ है कुछ, मुझे एग्जैक्टली पेज याद ही रहा। उस पर लिखा उन्होंने कि मैं जब कोर कमांडर लाहौर बनकर गया, मुशर्रफ ने उन्हें कोर कमांडर लाहौर बनाया था,
तो जब मैं वहाँ गया तो मेरे अब्बा जान, उनके वाले सब साथ थे उस वक्त। तो जब हम वहाँ गए तो कोर कमांडर हाउस में, तो मेरे अब्बा जान ने कहा वाह कितना बड़ा घर है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि अब्बा जान ये घर जो है जिसमें आप कह रहे हैं कि अपने हैरत का इज़हार किया कि इतना बड़ा कोर कमांडर हाउस, हाँ इतना बड़ा कोर कमांडर हाउस, तो ये मकान जो है, ये हाउस जो है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का था। उन्होंने ये घर खरीदा था 1940 की दहाई में कहीं। तो ये घर फिर उस वक्त ब्रिटिश आर्मी के पास चला गया, ब्रिटिश आर्मी उन्हें किराया देती रही। जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद ये घर जो है जनाब केस लड़ती रही। उसके बाद ये घर जो है वो हमारे अजीम फौज के कब्जे में चला गया। तो फातिमा जनाब केस भी लड़ती रही, तो उन्हें जो है ना वो उसका दिन में नसीब नहीं, सेकंड का 1000वां हिस्सा भी वहां जाना नसीब नहीं हुआ उन्हें। तो वो दूर की बात है कि वो तो किताब उठाकर डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, कोर कमांडर ने लिखी हुई है, तो जैसा जमाल में तो खेल मंगवा कर देख सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। फिर उन्होंने शुदाई फाउंडेशन से कहा कि जियारत में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहे सबसे रहते हैं जी, बीमार जब हुए वहां जब जलाया गया, वो तो किसी और ने जलाया था, ये नाथ भाई से पहले किसी ने जलाया था। जी। वो जो शिद्दत पसंद के हवाले से बात की जाती है, तालिबान और फला। तो उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त आपने अदालत का रुख क्यों नहीं किया? उस वक्त आप अदालत में क्यों नहीं गए? इस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, इस पर वो कुछ बोले नहीं। लेकिन मुल्क साहब जो आज तो कुछ इस समाज में कुछ बस फरीक बनने की आदत दी है। वो कहते हैं कि आज के समाज में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। अच्छा। लेकिन एक चीज़ आज सामने आई है कि जो लोग कस्टडी में हैं वो जिस तरह 7 लोगों के हवाले से कहा कि उन्हें बेड़ियाँ डालकर जो है वो उनके लवाकियत से मिलाया गया, ये एक चीज़ सामने आई। और फिर वो अपील के हवाले से कि जैसे शायद वही जो नुकता उठाया वो, और फिर मेरे ख्याल में आई थिंक सो जिस तरह उन्होंने अहमद खान को इजाज़त दी है फरीक बनने की, ये मामला अपील में चला गया और नए सिरे से इस केस की सुबह और वो दोबारा सुनी इस जाएगी। मुल्क के शहरी अब देखिए जो वहां पर जो जज हफीजुल्लाह जाजी साहब भी ठीक कह रहे थे कि भाई आपने सजाएं देनी है तो दे सजाएं। इस वक्त वो भुगत कर घर आ चुके होते लोग, 6 माह में खत्म हो चुके, 11 माह से उसकी कस्टडी में। और जो लोग आए हैं 20 लोग, उन्हें भी कन्विक्टेड करके भेजा गया ना। अब वो रियासत के खिलाफ, कईयों की तो मुलाजमतें चली गई, अब वो बैंक अकाउंट नहीं खिला सकते बेचारे, स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बैंक अकाउंट नहीं खिला सकते। अब जहां भी जाएंगे तो कहेंगे भाई आपने तो रियासत के खिलाफ बगावत की थी, अब शराब भुगत कर आए। बात दुरुस्त की उन्होंने ना, लेकिन असल में जो मैं समझता हूँ, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होता, यही फैसला बरकरार रहेगा। इस पर उन्होंने हुक्म तो जो 1 साल से राजा साहब जेलों में बंद है, उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? उसका जिम्मेदार उसका सुप्रीम कोर्ट उसका तयन करेगी ना, सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करेगी ना, उसका जिम्मेदार कौन है वो उठाएगी ना, उसको जिम्मेदार सजा भुगत रहे हैं वो उसका जिम्मेदार को उठाएगी ना। उनके जो आपकी अपनी बात के मुताबिक जिनके अकाउंट नहीं अब खुल सकते, क्या होगा? मैं यही कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट इसका तयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट इसका जो लोग इनोसेंट लोग हैं या नहीं हैं वो अदालतें इसका फैसला करेंगी, और जो लोग शराब भुगत कर कन्विक्टेड करके जिन्हें भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट उसका भी फैसला करेगी। 11 जुलाई तक इस केस की समाअत मुलतवी की है। अच्छा। लेकिन 11 जुलाई कल परसों आ रही है, 15 से छुट्टियां हो रही है ना। ये मामला लेंगरान किया गया, आगे किया गया है मामला। मेरे ख्याल में मुझे जो लगता है 11 जुलाई को कहीं ना कहीं ये मामला होगा, और शायद छुट्टियों में ये खुसूसी बेंच यहाँ जो बना है इस केस की समाअत करेगा, और जुलाई में मुझे लग रहा है कि इस केस को लेकर जाएगा। आज एक और केस था सुप्रीम कोर्ट में, वो उसको मैं थोड़ा सा वो आप बहुत तेज हो गए आप काजी साहब को नहीं जाने दे रहे। काजी साहब ने भी केस की समाअत की है, और इस वक्त सोशल मीडिया पर जो सबसे सेंसिटिव केस है उससे ज्यादा बात फार्म 47 की हो रही है। काजी साहब इतने मासूम हैं, एक तो उन्हें बल्ले का निशान छीनते वक्त नहीं पता चला कि बल्ला छीन लिया गया है, हमारे फैसले की गलत तशरीह हुई। फिर उन्होंने मखसूस नशिस्तों में आइन भूल गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आइन भूल गया कि पंचायत लगाए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बैठ के फैसला कर लें। मखसूस नशिस्तों में वो इतने सादे हैं कि वो समझते हैं कि लोगों को आइडिया नहीं ये कितना उनके साथ जुड़ा हुआ है मामला। अगर मखसूस नशिस्तें वापस हुकूमत के पास जाती हैं तो उनकी एक्सटेंशन होगी। इतने सादा हैं, इतने सादा लोग हैं। शरीफ आदमी है, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं मैं करता कि फॉर्म 47 क्या होता है। लोग शरीफ देखिए, मेरे मासूम काजी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज हमेशा फाइल की बात करते हैं। हाँ जी, मफूल को बाद में देखते हैं ना, पहले वो फाइल की बात करते हैं, वो जो फाइल सामने होती है उसकी बात करते हैं। उनका कहना है मेरे सामने जो फाइल है,
आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुल्क में जो मर्जी हो रहा हो, जो मर्जी आग लग चुकी हो, बुनियादी इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही हो, नहीं लोगों का हक छीना जा रहा हो। गलत कह रहे हैं। जड़ावाला वाकये में कैसे पहुंचे थे? जड़ावाला वाकये में पहुंचे थे। पहुंचे थे? ठीक है, पहुंचे थे। जहां पर पीटीआई अच्छा, मैं अपना अल्फाज वापस लेता हूँ। जी जी, थैंक यू। वो बुनियादी इंसानी हकूक का जहाँ पर वो उसका मकबरा भी बना रहे हैं ना, जहां पीटीआई का सर मसला है ना, वहां आप बात पूरी नहीं करने देते ना, मैं साइड पे हो जाता हूं। तो ये आज उनके सामने ये केस था NA81 का, गुजरांवाला रिकाउंटिंग के हवाले से। जी, तो असल बूंद थे वकील, और दूसरी तरफ से जो फॉर्म 47 का, नहीं, फॉर्म 47 का उम्मीदवार जो था, हाँ, उन्होंने कहा ये फॉर्म 47 क्या होता है? काजी साहब ने पूछा। उन्होंने कहा जी ये फॉर्म 47 जो होता है वो आर्जी होता है, हालांकि फॉर्म 47 सरकारी आर्जी नहीं होता, फॉर्म 45 आर्जी होता है। हाँ, ये हतमी नतीजा ये हतमी नतीजा होता है। हाँ। तो उस पर उन्होंने एक बड़ी हैरत का इज़हार किया। उन्हें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का पता नहीं। वो क्यों पता नहीं है? फैसल वावडा से पूछ लें भाई। वो इसलिए नहीं पता, नहीं, वो इसलिए नहीं पता। आपने बात की पहले कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला हो, जहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला हो, जहाँ भरने वाला मामला हो, जहाँ इमरान खान वाला मामला हो, तो फिर वो हैरत उनकी बनती है। वो चीज़ों से लाइलम हो जाते हैं, फिर वो पूछते हैं। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत के सामने, अदालत में आ जाए, जहाँ वो फरीक बढ़े, तो काजी साहब उनके वकील बन जाते हैं। वो बढ़ चढ़ कर उनको दलाइल देते हैं। जहाँ पर हुकूमत इमरान खान के खिलाफ अदालत में आ जाए, तो काजी साहब उनके फरीक बन जाते हैं, काजी साहब उनके वकील बन जाते हैं, हुकूमत के भी वकील बन जाते हैं। अटॉर्नी जनरल पीछे खड़ा रहता है, वो बढ़ चढ़ कर दलाइल देते हैं। और ये मामला असल में ये है कि काजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहरहाल मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। जो मैं खबर आपको एक दे रहा हूँ, आपका जी जाते जाते खबर नहीं, खड़े होकर जी, हाँ, 20 लाख का एंड हो रहा है, इस पर खबर दे रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन अमेंडमेंट की बात हो रही थी ना, इलेक्शन अमेंडमेंट जुडिशल पैकेज की बात हो रही है, ये नहीं होगा। क्यों? ये कि किसी 20 लाख के रख रहे ना, कल कर लेते हैं, शाम को कर लेते हैं। ये बड़ी खबर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं होगा। इसको एलिब्रेट करूंगा आपके अगले 20 लाख में, आपके साथ ही करूंगा, किसी के साथ नहीं। चले, बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।